आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का क्षेत्र। हर सब्जेक्ट का अपना क्षेत्र होता है, उसी प्रकार सांख्यिकी का भी अपना क्षेत्र है। इसमें हम 3 पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी जो सांख्यिकी है उसकी क्या प्रकृति है, वो साइंस है कि आर्ट है या दोनों है। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है। और जो तीसरा है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी क्या है। तो इन तीनों को हम शामिल करते हैं स्कोप में। किसके? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस और इन आर्ट। तो यहाँ मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि सांख्यिकी एक साइंस है या एक आर्ट है, यानी ये विज्ञान है या कला है। तो विभिन्न जो विद्वान हैं, सांख्यिकी विद्वान हैं, उन्होंने इसको दोनों माना है। मतलब ये विज्ञान के साथ साथ क्या भी है, कला भी है। तो एक विद्वान हैं प्रोफेसर टिपेट, तो उनके अनुसार यानी प्रोफेसर टिपेट के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज बोथ ए साइंस एज वेल एज इन आर्ट, यानी इनके अनुसार साइंस भी है ये और ये क्या है, आर्ट भी है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है। एज ए साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन ए साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर, यानी विज्ञान के रूप में स्टैटिस्टिक्स कैसी स्टडी करती है, न्यूमेरिकल डेटा की कैसे इन ए साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर, या तो वैज्ञानिक तरीके से या व्यवस्थित तरीके। यानी विज्ञान का मतलब ही होता है क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जब सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है तो उसको हम विज्ञान मानते हैं। तो इस में जो सांख्यिकी है वो क्या है, एक विज्ञान है। वहीं दूसरी तरफ हम समझते हैं एज इन आर्ट, यानी कला के रूप में किस प्रकार कला है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है आपका, संख्यात्मक आंकड़े हैं, वो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी हुआ, गरीबी हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हुआ, और भी डिस्पैरिटी यानी असमानताएं हुई। तो ये जो प्रॉब्लम है उनका क्वांटिटेटिव डेटा जब पता होता है तो उनको केवल पता ही नहीं करती स्टैटिस्टिक्स, पता करने के साथ साथ उनको कैसे समाधान करना है ये तरीके भी सुझाती है। इसलिए ये क्या है, कला। कला मतलब होता है कि कोई कार्य व्यवस्थित रूप से कैसे किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस तो है ही, इसके साथ साथ ये कला भी है, ये दोनों हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी जो स्टैटिस्टिक्स है उसके कितने जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार है। तो इसको जो कार्यविधि के आधार पर हमने 2 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिक्स, यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी। इट रिफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी ये वह विधि के रूप में होती है जो कलेक्शन करता है डेटा का, उसको प्रेजेंट करता है यानी प्रस्तुतिकरण करता है, इसके साथ ही साथ वो क्या करता है, एनालिसिस करता है। यानी ये विधि के रूप में जब हम बात करते हैं सांख्यिकी, तो वो कैसी सांख्यिकी कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी। These methods related to such estimation as measurement of center tendencies, measurement of dispersion, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो मेथड हैं वो रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपकी जो मीन, मोड, मीडियन होती हैं उनसे संबंधित होती हैं कि उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है डेटा को, और इसके साथ साथ डिस्पर्जन, जो आपका डिस्पर्जन है, इसके साथ साथ कोरिलेशन यानी सहसंबंध, किस प्रकार से 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसके बीच संबंध को ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये बताता है।
आपका जो दूसरा वाला है टाइप है वो है इनफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये बताता है इट रिफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस गिवन सैंपल। ये वो मेथड को बताता है, यानी उस मेथड के को बताता है जिसके माध्यम से एक सैंपल के थ्रू, एक जो सैंपल यहाँ का आशा है कि एक यूनिवर्स मतलब एग्रीगेट, यहाँ यूनिवर्स का मतलब है स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट, यानी सभी जो भी यूनिट्स हैं सर्वे की उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं या पॉपुलेशन बोलते हैं। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है, ना यूनिवर्स का मतलब यहाँ दुनिया से। यहाँ यूनिवर्स का मतलब होता है जो सर्वे की इकाई हैं यूनिट उनसे है। तो उन सभी इकाइयों पर उनमें से कुछ लोगों पे सर्वे किया जाता है या कुछ जो यूनिट्स हैं सर्वे किया जाता है और उसका निष्कर्ष किस पे लागू कर दिया जाता है, पूरे ही पॉपुलेशन पे, पूरे ही एग्रीगेट यूनिट्स पे लागू कर दिया जाता है। ऐसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, तो क्लास का जो लेवल पता करना है कि क्लास में स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं, हाई अचीवर हैं, लो अचीवर हैं या एवरेज हैं। तो हम कुछ बच्चों को, जैसे अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से हम 10 बच्चे ले लिए और 10 बच्चों का जो भी डेटा था उसका एनालिसिस किया, उसको एनालाइज करके उसका निष्कर्ष निकाला कि किस तरह से इनका परिणाम आ रहा है, और वही परिणाम किस पे लागू कर दिया, पूरी क्लास पे लागू कर दिया। तो इस प्रकार जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या करती है कि सैंपल के माध्यम से यूनिवर्स का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती है, इसमें निकाला जाता है निष्कर्ष। अब बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन की, यानी सीमाएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी कमियों से अछूती नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं, उनको हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहली जो कमी है इसकी वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। न्यूमेरिकल फैक्ट जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं जिनको हम संख्या में मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव, उन्हीं का केवल ये स्टडी करती है। किसका स्टडी नहीं करती, क्वालिटेटिव। जैसे क्वालिटेटिव में किसी की ईमानदारी का बनाना है, किसी की खूबसूरती का पता लगाना है, किसी की सच्चाई का पता लगाना है कि वो सच बोलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स में हम नहीं पता कर सकते, स्टडी नहीं करते। केवल किसकी करते हैं, जो क्वांटिटेटिव यानी संख्या में बता सके। यहाँ पर अगर हम बात करें अमीरी और गरीबी की, तो अमीरी और गरीबी को हम पहले उसकी आय के बेसिस पे पता लगाते हैं कि आय इनकी कितनी है, तभी हम उनमें अंतर कर पाते हैं। तो इस सबसे पहली जो इसकी कमी है वो है न्यूमेरिकल फैक्ट को ही इसमें शामिल करते हैं हम, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम शामिल इसमें नहीं करते। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता। किसकी स्टडी करता है, केवल एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है जो एक से अधिक हों, उनसे ही इसका मतलब होता है, एक का नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके जो भी टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उनकी इनकम है 50,000 पर मंथ, यानी 50,000, 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपये प्रति माह। तो इसका स्टडी हम किस में नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी जगह अगर ये हो कि आपके जो स्कूल है, विद्यालय की जो कर्मचारी हैं या शिक्षकगण हैं, उनकी एवरेज इनकम है 60,000, तो ये स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होगा, ना कि एक जो आपकी क्लास टीचर है उन अकेले की इनकम का। तो यहाँ जो स्टडी होती है वो कैसी होती है, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समग्र, टोटल। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है होमोजेनिटी, मतलब समरूपता, एक से दिखने वाली चीजें। मतलब यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप कपड़े का उत्पादन और जो आपका शुगर कैन है उसके उत्पादन की तुलना नहीं कर सकते, उनके एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कपड़े का जो मेजरमेंट है वो मीटर में होगा, जबकि शुगर कैन का केजी में होगा। तो दोनों की जो यूनिट्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दोनों में ह्यूमिडिटी नहीं
होमोजेनिटी नहीं है, डेटा में होमोजेनिटी नहीं है, इसका मतलब समरूपता नहीं है, तो हम इनका स्टडी यहाँ नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? क्या तो या तो आप मीटर में करिए, यानी कपड़े का ही कर सकते हैं, या फिर किसका कर सकते हैं, जो आपका शुगर कैन है या गन्ना है उसका ही कर सकते हैं। अगला है आपका रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ये जो इसके रिजल्ट होते हैं वो किस पे सत्य होते हैं? केवल आपके औसत पे सत्य होते हैं। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इसमें जो परिणाम होते हैं वो किस पे सत्य होते हैं? केवल औसत पे सत्य होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि माना भारत की जो इंडिया की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो 1 लाख रुपए है। तो इसका ये मतलब नहीं हम निकाल सकते कि हर व्यक्ति क्या है 1 लाख कमा रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे और कुछ बहुत कम कमा रहे हैं। तो हम इससे ये स्थिति का पता नहीं लगा सकते कि हमारी यहाँ कितनी गरीबी है और कितनी अमीरी है। केवल ये एक एवरेज अनुमान है, कुछ तो बहुत कम ही कमा रहे होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विथआउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रो टू बी रॉन्ग। यानी बिना संदर्भ के जो भी परिणाम होते हैं वो क्या हो सकते हैं? प्रूफ हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। कैसे? ये एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 फर्म्स हैं, एक फर्म्स का जो प्रॉफिट है 3 ईयर का, वो पहले ईयर कमाती है 3,000, दूसरे ईयर कमा रही है 4,000 और तीसरे ईयर कमा रही है वो 5,000, और उसका जो तीनों साल का एवरेज निकला, तीनों वर्ष का एवरेज निकला, वो आया आपका 4,000 रुपये। एक दूसरी फर्म है मान लीजिए, और वो फर्म्स पहले साल उसने कमाया 5,000, दूसरे साल कमाया 4,000 और तीसरे साल कमाया उसने 3,000। तो इसका भी क्या है, जो एवरेज निकला वो पर ईयर कितना निकला? 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं, अगर उसका रेफरेंस ना दिया जाए कि फर्म पहली वाली फर्म किस प्रकार से पैसे कमा रही है किसी ईयर में और दूसरी फर्म किस प्रकार से कमा रही है, तो दोनों के एवरेज के आधार पर कंफ्यूज होंगे हम। एवरेज के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दोनों फर्में एक सी समान मात्रा में पैसे कमा रही हैं और सही स्थिति में चल रही हैं। लेकिन अगर जब हम ट्रेंड की बात करें तो एक जो पहली फर्म है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, उसका ट्रेंड क्या है? बढ़ने का है, क्योंकि 3, 4, 5, और जबकि जो दूसरी फर्म है वो क्या कर रही है? घट रही है, यानी डिक्लाइन कर रही है, उसका जो अर्निंग है वो कम होती जा रही है, उसका 5, 4, 3,000 हो रहा है। तो जब तक रेफरेंस ना हो, स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसके द्वारा केवल यूज की जा सकती है? एक्सपर्ट के द्वारा यूज की जा सकती है। जो इसके मेथड्स, विधियां वगैरह जानते हैं वही इसका यूज कर सकते हैं। और अगर ये अनाड़ी व्यक्ति कर रहा है तो उसको घाटा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि अच्छी कहानी है कि एक परिवार नदी पार करना चाहता था, उसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। तो बच्चे की जो ऊंचाई थी वो 2 फुट थी, उसकी एक और दूसरे बच्चे की जो ऊंचाई थी वो 3 फुट थी, जबकि पति की ऊंचाई 6 फुट थी और उसकी पत्नी की ऊंचाई 5 फुट थी। और नदी की जो गहराई थी वो कितनी थी? 4 फुट थी। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसके पति ने निष्कर्ष निकाला, जो भी उसका मुखिया था, कि हमारी जो एवरेज हाइट निकलेगी वो कितनी है? कितनी निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पर नदी की गहराई हम 3.5 फुट मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 3.5 फुट। और उनका जो एवरेज आया वो कितने के बराबर आया हाइट का? बिल्कुल 4 के बराबर आया। जब उन्होंने नदी पार की तो उनके जो दोनों बच्चे थे वो डूब गए, जबकि पति पत्नी निकल गए, क्योंकि दोनों बच्चों की जो हाइट थी वो कितनी थी? एक की 2 फीट थी और एक की कितनी थी? 3 फीट। जबकि जो नदी की गहराई थी वो कितनी थी? 3.5 फीट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अगर व्यक्ति नहीं जानता है इसके मेथड्स तो वो नुकसान इससे उठा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉन टू मिसयूज। यानी
जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी मिसयूज की संभावना रहती है, यानी दुरुपयोग की संभावना रहती है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई कोचिंग संस्थान मान लीजिए को केवल दो ही बच्चों को पढ़ा रहा है और दोनों का रिजल्ट दे देता है, और उसका जो दोनों पास हो जाते हैं, यानी 2 बच्चे ही पढ़ते हैं उस ट्यूशन में संबंधित व्यक्ति के पास और दोनों ही पास हो जाते हैं, और वो लिखता है बाहर कि हमारे यहाँ का रिजल्ट 100% आया है, और एक व्यक्ति पढ़ाता है 100 स्टूडेंट्स, तो वो उसका रिजल्ट में थोड़ा उससे कम आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 स्टूडेंट पढ़ाएंगे तो 2-4 फेल हुए हैं, तो उसका मान लिया जाता है 95%। तो यहाँ मेहनत की बात होती है, ये कह रहा है कि हमने 100% रिजल्ट दिया, उसने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ टोटल संख्या में बच्चे कितने पढ़ रहे थे, जबकि दूसरे ने बताया भी कि हमारे यहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे थे और इतना % इसकी वजह से हमारा रिजल्ट। तो यहाँ देखते हैं कि कोई व्यक्ति इसका मिसयूज भी कर सकता है। धन्यवाद।